सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 में ही आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट हमारा पॉइंट है हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास। हमारा जो क्वेश्चन, हाँ, तो इसमें हमें क्वेश्चन आपका पूछ रखा है कि पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आएगा कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास तथा इसके पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए। तो हिंदी गद्य साहित्य, देखो ये समय काल अवधि यानी कि जो टाइम पीरियड रहता है जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आपके जो पहले पद थे वो गद्य में परिवर्तन हो गए और गद्य की विचारधारा ही आपका मतलब आगे चलता हुआ नजर आया। राजनीति साहित्य का जो व्यवस्था था, यानी कि राजनीति साहित्य या फिर आप बोल सकते हो लिखने की जो व्यवस्था थी, वो कहानी, उपन्यास, साहित्य, ये जो होते हैं आपके हिंदी गद्य साहित्य के रूप में जाने जाते हैं, जो कि इनको पढ़ने के लिए उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, ठीक है, जो सरल शब्दों में वर्णित किया जाता था वो आपके गद्य कहलाने लगे। ये तब की बात है जब आपके बोल जाता है कि कबीर दास, तुलसीदास, आपके कबीर हुए, तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, इनकी जो रचनाएं हो गई, मीरा हो गई, ये पहले पढ़ी जाती थी, लेकिन इनको पढ़ने में लोग असक्षम थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कहानी, ये कविताएं लिखते थे, तो और कविताएं जो होती थी वो अत्यधिक ब्रज भाषा या फिर बोल सकते पद व्यवस्था में देखने को मिलता था। तो ये कहानी धीरे धीरे परिवर्तन स्वरूप होता गया और आपका समय काल आता है भारतेंदु युग आता है। भारतेंदु युग जो कि आपका 1850 से लेकर 1900 तक टाइम पीरियड रहता है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही इस युग का नामकरण भारतेंदु काल पड़ता है, जो कि यहीं पर गद्य की व्यवस्था या फिर गद्य व्यवस्था है वो विकसित होती हुई नजर आई। पहले हमें देखने को मिलता था कि पद व्यवस्था में कहानी या फिर उपन्यासों का वर्णन किया जाता था, लेकिन अब उसमें एक नया दौर, एक नया परिवर्तन आ गया, जो कि आपका देखा जाता है अब गद्य साहित्य का विकास शुरू हो गया। जो लंबे समय से, यानी कि लंबे समय से हमारा जो रामायण है, महाभारत है या फिर महाकाव्य है, इनकी भी रचना आपका देखा जाता है कि अब गद्य में किया गया। ठीक है, अब देखो जो महाकाव्य है, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये जो महाकाव्य है हमारे हिंदू धर्म के, तो इनकी जो रचना हुई थी वो भी पहले पद में हुई थी, ब्रज भाषा में हुई थी, जो बोल सकते हो कि लोगों को थोड़ा समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे आपके देखे जाते हैं लेखकों के माध्यम से इनकी रचनाओं में परिवर्तन होता गया। अब जैसे कि आपका बोल सकते हो ओडिसी लैंग्वेज हो गया, ओडिसी भाषा हो गया, धीरे धीरे ऐसे भाषाओं का उत्पन्न हुआ और हमारे महाकाव्यों में परिवर्तन होते हुए लोगों को तथा आम नागरिकों को समझ में आ सके, इसी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे महाकाव्य का उदय हुआ और एक नया जन्म हुआ। अब उस स्थिति में हमें यह देखने को मिला कि यहाँ पे जो छंद प्रयोग किए जाते थे, देखो वो पद होते थे छंद में, यानी कि पद की व्याख्या की जाती थी वो छंद में किया जाता था। ठीक है, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि उनकी रचनाओं के माध्यम से, यानी कि छंद की रचनाओं के माध्यम से लोगों को समझने में बहुत कठिनाइयां होती थी, जिसके कारण धीरे धीरे अब छंद को समाप्त करके आपका गद्य का सरल वाक्यों का निर्माण किया गया। वो धीरे धीरे अब पीढ़ी दर पीढ़ी ये आपकी व्यवस्थाएं अब साहित्य में परिवर्तित होता गया और गद्य का परिवर्तन या फिर जन्म की वास्तविकता देखने को मिलती है। क्लियर है? देखो धीरे धीरे गद्य का विकास शुरू हुआ और गद्य साहित्य को अब जैसे सूरदास, कबीरदास, उपन्यास, इनके जो उपन्यास हुए, इन सभी के उपन्यासों का वर्णन अब धीरे धीरे गद्य साहित्य में होने लगा और इनकी रचनाएं अब क्या है, लोगों को सरल भाषा में या फिर जो आम चाल की भाषा थी उन भाषाओं में देखा जाने लगा। ठीक है, अब ये आपका आ जाता है पर्टिकुलर, ये देखने को मिलता है इस क्वेश्चन का जो महत्वपूर्ण पहलू है वो हमारा कंप्लीट हुआ गद्य साहित्य का विकास। ठीक है, गद्य साहित्य का विकास की जाए तो हमें यह देखने को मिला कि गद्य साहित्य का जो विकास है पूर्णतः हमारे व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए हमारे गद्य का विकास हुआ।
जिसके अंतर्गत आपका भक्ति काल आ गया, आदि काल आ गया, रीति काल आ गया, आधुनिक काल आ गया। इन सभी कालों में अलग अलग तरीके से यहाँ पे लेखन क्रिया किया गया था। अब वो जो काल थे, जो 1875 से लेकर 1980 तक ये भारतेंदु युग का जो ये टाइम पीरियड रहा है, इस युग में बड़े पैमाने पे गद्य का परिवर्तन स्वरूप हुआ। ठीक है, जिसके तहत हमें ये देखने को मिला कि पद को अब धीरे धीरे समाप्त कर दिया ये गया, या फिर लोगों के द्वारा उसे कम प्रयोग में लाया जाने लगा और गद्य का विकास प्रचंड व्यवस्था के रूप में होने लगा। अब धीरे, एक सेकेंड, पृष्ठभूमि की बात कर लीजिए ना, तो हिंदी गद्य का जो विकास है वो कुछ अलग अलग पृष्ठभूमि यानी कि अलग अलग प्रकारों से होता है। जिसके अंतर्गत पृष्ठभूमि की बात कर ली जाए तो ये आपका जो हिंदी गद्य का विकास हुआ उस समय अलग अलग पृष्ठभूमि की व्यवस्थाएं भी बढ़ती हुई नजर आई थी। पृष्ठभूमि जैसे कि आपके आधुनिक काल की बात की जाए, जो 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जो गद्य का विकास हुआ, जो खड़ी बोली तथा आपके बोलचाल की भाषा तथा आपके जो अब ब्रिज भाषा था उसका समापन करके आपका खड़ी बोली तथा पद की समापन करके गद्य व्यवस्था को अपनाया गया, जिसके कारण अब हिंदी साहित्य में एक नया रुख परिवर्तन कर लिया, जिसके तहत अब आम नागरिक भी लेखन क्रियाओं को समझने में सक्षम हो पा रहे थे धीरे धीरे। इससे पहले जो ब्रज भाषा थी और जो बोल सकते हो कि आपके पद व्यवस्था था, उसे लोग असक्षम थे समझने में। जिसके तहत अब क्या हुआ, क्योंकि पहले हमारे भारतीय लोग आपके 1850 से पहले कहाँ पढ़े लिखे रहते थे, पढ़े लिखे थे नहीं थे। उसी स्थिति में जो पद और ब्रज भाषा में जो रचनाएं हुई थी ना, उनको समझने में कठिनाइयां होती थी, सभी लोग समझने में असक्षम थे। कुछ वर्ग के जो शिक्षित वर्ग थे उन्हें समझ में आता था, लेकिन पूर्ण रूप से उनको भी समझने में असक्षमता होती थी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हिंदी गद्य का विकास हुआ, जिसमें हमें यह देखने को मिलता है कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में, नाटक के रूप में, ये सारे हमारे हिंदी गद्य के व्यवस्थाओं का विकास था। क्लियर हो गया सभी को? तो देखो इसमें आपके आ जाते हैं हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि की बात कर लेते हो, तो इसमें आपका ब्रज भाषा गद्य जो है अब यहाँ पे शुरू होता है। और आपकी व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ पे अब ब्रज भाषा को समाप्त करके ना अब यहाँ पे नया रुख मोड़ लिया जाता है, जिसके तहत हम ये देखने को मिलता है कि एक नया परिवर्तन काल जो हमारा शुरू होता है। इस परिवर्तन काल में आपका गद्य साहित्य की रुख जो व्यवस्था है पद में से छोड़ के अब गद्य में लिखा जाने लगा। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखो जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो हिंदी गद्य का जो विकास था वो अब ब्रज भाषा को छोड़ के अब उनकी जो रचनाएं थी ब्रज भाषा ब्रज भाषा गद्य में शुरू होने लगा। एक है ब्रज भाषा और एक है ब्रज भाषा गद्य, गद्य में शुरू होने लगा, जिसके मतलब जन साधारण शब्दों का प्रयोग किया गया। जन साधारण यानी कि जनता के लिए जो साधारण हो उन शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया जाने लगा, जिसके तहत ये हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पर जो आम चाल की बोलचाल की भाषा थी ना, जो आम नागरिक अपने शब्दों का प्रयोग करते थे अपने वार्तालाप को पूरा करने के लिए, बोलचाल की भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया जाने लगा। और हिंदी गद्य का ये व्यवस्था था धीरे धीरे अब शुरू होने लगा। और इसी की व्यवस्थाओं के कारण जो ब्रज भाषा का था वो विलुप्त होते हुए ब्रज भाषा गद्य की व्यवस्था यहाँ पे जन्म लेती है। और लेखक क्रियाओं यानी कि लेखन क्रियाओं में अब गद्य को अत्यधिक मात्रा में अपनाने लगा। ठीक है, जिसके तहत हमें यह देखने को मिला कि जो अब रचनाएं होती थी 1660 के तहत जो देखा जाता था, जो रचनाएं होती थी पहले ब्रज भाषा में होती थी, लेकिन अब वो ब्रज भाषा को समाप्त करके उसका नया परिवर्तन रचनाओं के माध्यम से नया रचना करते हुए ब्रज भाषा को समाप्त करके अब गद्य में समय सीमा तथा क्षेत्र सीमा निश्चित किया जाने लगा। और खड़ी बोली का व्यवस्था अब धीरे धीरे यहाँ पे गद्य में भी अब खड़ी बोली को जोड़ा जाने लगा। ठीक है, अब उसके बाद आपका अगला पॉइंट इसमें आ जाता है 1.3.2
यानी खड़ी बोली गद्य। अब जो खड़ी बोली था वो हमारे गद्य का ही एक स्वरूप है, जिसके अंतर्गत हम अपने आम भाषा जो हिंदी भाषा है उसकी खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए अपने बातों का तथा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। धीरे धीरे ये साहित्य का रूप धारण करते हुए विकसित होने लगा और इसकी विकास स्थिति प्रचंड व्यवस्था में हमें ये देखने को मिला कि मुगल काल के बाद ही देखने को मिल रहा था। मुगल काल यानी कि जब दिल्ली सल्तनत पर मुगल काल का आधिपत्य था और फारसी व्यवस्था जो उस समय राज कर रहा था, उस फारसी व्यवस्था का यहाँ पे समापन हुआ और धीरे धीरे खड़ी बोली का उपयोग या फिर खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा, जो कि आज हम देख सकते हैं कि शायर, ठीक है, शायर और शायरी अंदाज में जो व्यवस्थाएं पहले लिखी जाती थी, जो पंक्तियां होती थी, आज के टाइम पे हम शायर शायरी बोलते हैं ना, पहले उसे हम बोल सकते हैं कि पंक्तियां और आपके पद के रूप में देखा जाता था, जो आम नागरिक को हम बोलने और उसको समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए खड़ी बोली का प्रचलन व्यवस्था यहाँ पे शुरू होता है और धीरे धीरे खड़ी बोली का जो वर्चस्व है वो मुगल शासन के बाद वो अत्यधिक मात्रा में फैलता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि मुगल शासन क्या था भाई, फारसी भाषा फारसी लैंग्वेज को अपना रखा था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहा था, आगरा व्यवस्था, आगरा शहर पे राज करने के लिए लखनऊ हो गया, जो पटना हो गया, इस तरीके से जितने शहरों पे मुगल शासन राज कर रहा था, तो भाई फारसी को अपना रखा था अपने आप में वार्तालाप करने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ही हमारा आपका बोल सकते स्वतंत्रता संग्राम जो आपका देखा जाता है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में जो व्यवस्था था, उसके बाद से अलग अलग भारतेंदु काल जैसे आया 1857 में, भारतेंदु काल में ही आपका 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन छिड़ा। उसके बाद ही आपका देखने को मिला कि अलग अलग लेखकों ने अब यहाँ पे खड़ी बोली का व्यवस्थाओं का वर्चस्व स्थापित किया जाने लगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आपका हिंदी गद्य के विकास का, कि जो पर्टिकुलर हमें देखने को मिला कि अब अंग्रेजी शासन व्यवस्था हम पर शासन कर रहा था, तो उनका जो अंग्रेजी व्यवस्था था उसको उर्दू और फारसी इस्लामिक धर्मों का छोड़ के, यानी ईसाई धर्म को छोड़ के, ईसाई मसीहियों को छोड़ के अब हिंदू धर्म ने अपने भाषा को वर्चस्व, अपनी भाषा का वर्चस्व स्थापित करने के लिए या फिर बोल सकते हो अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी का बहिष्कार करते हुए अब हिंदी को अपनाना शुरू कर दिया। और ये आपका फिर देखने को मिला कि धीरे धीरे अब गद्य की व्यवस्था आगे बढ़ती और छोटे छोटे क्षेत्रों से ये आपके हिंदी गद्य की व्यवस्था धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगी। उसके तत्पश्चात आपका बोल सकते हो कि नवीन आविष्कार, नवीन आविष्कार का मतलब ये था कि अब धीरे धीरे क्या था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था हम पर राज कर रहा था, तो उस शासन व्यवस्था का हम विद्रोह करके, जैसे कि आपका स्वतंत्रता संग्राम जो था आपका देखने को मिला, उसका विद्रोह करके अब हम क्या कर रहे थे भाई, अब धीरे धीरे अपनी भाषा का प्रयोग में लाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो ये था आपका नवीन विकास, जो अब क्या था कि पद को छोड़ के अब गद्य में प्रयोग किया जाने लगा, अंग्रेजी शासन भी हम पर शासन करने आया, तो उसकी वर्चस्वता को समाप्त करके अब हम अपने हिंदी राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो गए। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इस क्वेश्चन की सारांश की बात कर ली जाए, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, सारांश की बात कर ली जाए, तो जिसके अंतर्गत हमारा ये सारांश देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर हमारा ये सारांश कंप्लीट होता है कि जब हिंदी गद्य आवश्यकताओं से अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा, तो हमारे आम नागरिक को समझने तथा उसको एनालिसिस करने या फिर पढ़ने और उसे समझने के लिए आसानी होने लगा। और यही कारण था कि हिंदी गद्य का विकास मत महत्वपूर्ण रूप से अलग अलग लेखकों ने अपना योगदान देते हुए हिंदी गद्य का विकास करना शुरू कर दिया। और हिंदी गद्य का विकास जो कि आपके तीन युगों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, आपका भारतेंदु है, आपका छायावादी और आपका बोल सकते हो द्विवेदी, यानी कि बोल सकते हो कि भारतेंदु, द्विवेदी काल और आपका छायावादी काल, ठीक है। तो इस इन तीनों कालों में हिंदी गद्य का विकास और खड़ी बोली का विकास प्रचंड व्यवस्था में अत्यधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका सारांश।
तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।